नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 की क्रांति की और उसके बाद का वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। कृपया जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है उस पार्ट को, वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई आरंभ रखिए। दोस्तों, इसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी मेरा 1K सब्सक्रिप्शन करवा दीजिए। दोस्तों, केवल 100 सब्सक्राइबर और ज़रूरत है मुझे, उसके बाद आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस पढ़ना ही पढ़ना है और अलग अलग बुक भी मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लेसन नंबर 5। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का है कंपनी का पलटवार। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक फिगर है ऊपर, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। इस फिगर को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिगर है दोस्तों, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ठीक है, ये लोग जा रहे हैं दिल्ली से मेरठ की ओर, मेरठ से दिल्ली की ओर। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर किया और आज भी कवर कर लिए। ठीक है, हम लोगों का रिवीजन भी हो गया। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कंपनी की पलटवार। पेन का भी यूज़ कर लेंगे दोस्तों। कंपनी की पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। ठीक है, और फौजी आए थे इंग्लैंड से। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। याद रखिएगा, जो छीन ली गई थी दिल्ली, वो आ गई वापस। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। रंगून भेज दिए थे लोग। और देखते हैं, उनके बेटे को मार भी देते। उनके बेटों की उनकी आंखों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून दोस्तों वही बर्मा में है। ठीक है, बर्मा का ही नाम था रंगून। इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की अंतिम सांस ली गई। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो है दोस्तों, इसी जेल में नवंबर 1862 ईस्वी में मृत घाट हो गए। ठीक है, मर गए। आगे दोस्तों, दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, 2 साल तक वो लोग लड़ते रहे। आगे देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों फिगर जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट है ये। ठीक है, तात्या टोपे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ था। ठीक है, क्षमा करिएगा, कट गया। अवंतीबाई लोधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, आगे। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। ठीक है, अवंतीबाई लोधी। आगे, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूमि ठीक है, भूस्वामियों, आगे
भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं, ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं, और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का टॉपिक दोस्तों विद्रोह के बाद के साल। आइए देख लेते हैं विद्रोह के बाद के साल। उससे पहले हम लोग ऊपर कुछ हम लोगों का छूट गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यह है एक गतिविधि दोस्तों, इसमें लिखा है उन स्थानों की सूची बनाएं जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए थे। तो जहां जहां दोस्तों विद्रोह हुए थे आप लोग उसका नाम एक लिस्ट में बनाइए और उनका नाम लिखिए, और उसके बाद वहाँ का शासक कौन था और फिर कौन सा अंग्रेज़ जो है वहाँ पे मतलब किसके अंडर में वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी जगह के अलग अलग जो अफसर थे उनके नेतृत्व में लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो लिखिएगा। ठीक है, लखनऊ से कौन लड़ा था, बिहार से कौन लड़ा था, झांसी से कौन लड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है पूरा। आगे हम देखते हैं। आगे फिगर नंबर हमारा एक है 14। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। यह है दोस्तों कश्मीरी गेट, इसको अंग्रेज लोग बारूद से उड़ा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों का टॉपिक है विद्रोह के बाद के साल। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने 1859 ईस्वी के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। आइए इनके बदलाव को देखते हैं, कौन कौन से बदलाव हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितना भी पॉलिसी था वो सब हट के अब विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। ठीक है, अब विक्टोरिया भारत में राज करेंगी आगे, ताकि भारतीय मामलों में को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक नए सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ठीक है, आगे भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है, रानी अपने हाथों में शासन का जिम्मेदारी ले लेती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, हम लोगों का पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारा जो है दोस्तों, क्षमा करिएगा एक क्रॉस हो गया, दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी। आगे, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। ठीक है, आगे इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है, मतलब आप शासन चलाएंगे लेकिन ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया थी उनके अंडर में चलाएंगे। ठीक है, ये था। आगे तीसरा पॉइंट दोस्तों हम लोगों का है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। क्योंकि एक बार अंग्रेज़ लोग धोखा खा गए थे, इस वजह से दोस्तों क्या करते हैं अंग्रेज़ लोग कि भारतीय सैनिकों की जो संख्या है उसमें भी कटौती करते हैं, और दोस्तों जितने भी ऊंचा पद रहता है ब्रिटिश रेजिमेंट में वो भारतीयों को उस पर नहीं बैठाते हैं, बल्कि यूरोपीय अधिकारी रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। आगे यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विद्रोह में दोस्तों यही लोग शामिल थे, अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के। ठीक है, आगे नंबर 4 पॉइंट, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई।
आगे उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अब यहाँ से दोस्तों डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हो जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है, आगे है 5वां पॉइंट। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, आगे है इस प्रकार दोस्तों 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, जो जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे ये फिगर में है। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, जो रेड कलर में जहाँ जहाँ है दोस्तों वो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे, और विद्रोह के अन्य केंद्र में जो है ब्लैक कलर की त्रिभुज में है। ठीक है, जैसे दिल्ली हुआ, मेरठ हुआ, बरेली हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, ठीक है, और झांसी हुआ, फैजाबाद हुआ, तो इन सब जगह से जो है ये सब मुख्य केंद्र थे। ठीक है, आगे बहुत सारे केंद्र हैं, जैसे दोस्तों बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है, प्रतापगढ़, नवाबगंज, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, फतेहगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, रोहतक, सहारनपुर, फिल्लौर, जालंधर, लाहौर, फिरोजपुर, नासिराबाद, नीमच, सागर, नागौर, नौगंग, ठीक है, दीनापुर, जबलपुर, महू, सियालकोट, ये सब दोस्तों क्या था, जगह कॉमन जगह थी जहाँ पर भी विद्रोह हुए थे, कम पैमाने पे हुए थे। ये महू दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी जो थे वो महू डिस्ट्रिक्ट के ही सोच लीजिए आपके वो थे, सूबेदार थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का एक ऊपर में था दोस्तों, पॉइंट छूट गया था, ये है दोस्तों, ये है अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर दावा बोलने को दिखाया है। देखिए कैसे पकड़ा है और कैसे दावा कर रहा है। ठीक है, धावा बोलते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे, रेड मार दिया। आगे है दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी है दोस्तों ये। ठीक है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, खुर्दा संग्राम को। इसको थोड़ा सा पेन का भी यूज़ कर लेंगे। चलिए, 1857 ईस्वी की घटना के बाद 1857 ईस्वी की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 ईस्वी में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। ठीक है, आगे है दोस्तों खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। ठीक है, आगे एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उपज होती थी। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वतः अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। ठीक है, मराठों को ये सौंप दिए थे। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। परंतु 1803 ईस्वी में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। आगे है दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, पद से हटना पड़ा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र एक दशमांश था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया।
ठीक है। आगे है दोस्तों, इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 ईस्वी में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। आगे देखते हैं दोस्तों, खुर्दा खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के जो पूर्व सैनिक वर्ग थे, जिन्हें हम पाइक के नाम से जानते थे, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 ईस्वी और 1817 ईस्वी के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। ठीक है। फिर भी अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तथा रयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल डिजास्टर, नेचर के थ्रू मतलब जो भी, जैसे कि भूकंप हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, इस टाइप से प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी और अभी भी आती रहती हैं दोस्तों, कभी न कभी आती रहती हैं। बकायेदारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। आगे देख लेते हैं। आगे है, खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ी हुई थीं वे थीं, पहला देखते हैं, पहला क्या है, अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। दूसरा दोस्तों, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। तीसरा क्या था, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार की नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गई थी और जिनके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वंचित हो गए थे और बस यहीं तक था ना, वंचित हो गए थे। और नंबर 4 पॉइंट, स्थानीय ज़मींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित ज़मींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। आगे दोस्तों, 29 मार्च 1817 ईस्वी को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। आगे है दोस्तों, उत्साह से भरपूर ज़मींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान शुरू किया गया। ठीक है, कर मत दो का अभियान शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की
अगवाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय, जो मुकुंद देव द्वितीय थे, को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब वो चाहते नहीं थे बनना, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बनाया गया। जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। आगे है दोस्तों, स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। ठीक है, कटक नामक जगह पे दोस्तों कारावास दे दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी, जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार भी घोषित की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मई 1817 ईस्वी तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। ठीक है, ये 1857 के पहले की क्रांति का है। ठीक है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हुआ दोस्तों जितना 1857 की क्रांति हुआ, इसलिए बेचारा ये दब गया। आगे, परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी, जगबंधु ने कुगंज के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 ईस्वी तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ था। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी कर दी गई। ठीक है, नमक का प्राइस जो है घटा दिया गया। जिस राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी ज़मीन लौटा दी गई, जो उनकी ज़मीन थी उनको वापस कर दिया गया। आगे, दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथपुरी मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में, यह उड़ीसा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इन्हें मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। ठीक है, पाइक विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा लेसन जो है 1857 की क्रांति और उसके बाद का समय यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक फिगर देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको देख लीजिए। इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा फिगर, लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर हैं ये। ठीक है, चलिए, जून 1857 ईस्वी में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी, औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली और भी अनेक वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़ 1K सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द आप लोग करवा दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।